आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से रेगुलर वीडियो हिस्ट्री की आएगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का कुल तीन खंड है। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। जेपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अगर प्रीलिम्स में बात करें तो प्राचीन इतिहास से आपका 5 क्वेश्चंस, मध्यकालीन इतिहास से भी 5 क्वेश्चंस और आधुनिक इतिहास से भी 5 क्वेश्चंस रहने वाला है, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस आपका रहेगा। और 1 क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स के लिए है, यानी कि 15 मार्क्स आपका प्रीलिम्स के लिए रहेगा हिस्ट्री में। ये तो एक ऊपर से हो गया बेसिक मोटा मोटी बात कि 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में प्राचीन इतिहास से, 5 क्वेश्चंस आपका मध्यकालीन इतिहास से और 5 क्वेश्चंस ये आधुनिक इतिहास से। अगर मेंस में बात करें, मेंस में तो इसमें आपका कुल 4 खंड है। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास और एक झारखंड का इतिहास। मेंस आपका कुल हिस्ट्री में 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स। और इसमें से अगर क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो प्राचीन इतिहास से आपका एक क्वेश्चंस रहेगा। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसमें आपको आंसर राइटिंग करना है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस का। मध्यकालीन में भी एक क्वेश्चंस, इसमें भी राइटिंग करना है आपको और इसमें भी सेम, और झारखंड इतिहास में भी सेम 1 क्वेश्चंस सब में। ये भी राइटिंग के लिए रहेगा और ये भी राइटिंग के लिए रहेगा। और एक क्वेश्चंस का राइटिंग करने पर आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक आंसर राइटिंग 40 मार्क्स। और ये जो 4 खंड है, इन चारों खंडों में से कोई भी 2 का ही आपको आंसर लिखना है, कोई 2 पोर्शन का, चाहे आप प्राचीन या मध्यकालीन का लिखिए या मध्यकालीन और आधुनिक का लिखिए, कोई सा भी 2 आंसर आपको लिखना है, यानी कि 40 + 40 मार्क्स, कुल 80 मार्क्स का आपको आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में करना है, 80 मार्क्स। और जो 20 मार्क्स बचा ये आपका MCQ बेस्ड है और इसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा आपका और एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स देगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स। तो 80 इधर और 20 उधर MCQ, ओवरऑल यानी कि टोटल 100 मार्क्स आपका हिस्ट्री का क्वेश्चंस रहेगा मेंस में। तो ये तो मोटा मोटी सिलेबस डिस्कस हम लोग कर लिए। अब हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर मेंस के लिए एंटर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री का। आज का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल। हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग हिस्ट्री के कुछ कालखंड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री सबसे पहले हिस्ट्री का 3 खंड है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। क्लास एकदम बेसिक से हो रही है, ठीक है। क्लास एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे और
एंड तक चलेंगे। तो प्राचीन इतिहास, सबसे पहले अगर हम लोग प्राचीन इतिहास में देखें तो प्राचीन इतिहास को भी 3 खंड में हम लोग बांटते हैं, 3 कालखंड में। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल के अंदर भी हम लोग बहुत सारा कालक्रम में बांटते हैं, जैसे कि पाषाण काल। अब पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल वगैरह वगैरह। तो उतना डिटेल्स हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हिस्ट्री का 3 कालखंड हिस्ट्री का, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इस प्राचीन इतिहास को भी 3 खंड में, पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लें। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हम लोग को नहीं मिला है, कोई लिखित स्रोत हम लोग को नहीं है इस कालखंड को जानने के लिए। हिस्ट्री के इस कालखंड को जानने के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वैसा कालक्रम को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये पढ़ा ही नहीं जा सका है कि क्या लिखा गया है। इसीलिए हम लोग इस कालखंड को हिस्ट्री में आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है। तो इस कंप्लीट कालखंड को ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। अब आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। ये हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। इतिहास के अध्ययन के लिए हमें कालक्रमों में विभाजित करना एक उचित प्रक्रिया है। इसे मैंने अभी आपको समझाया। इससे ऐतिहासिक तथ्यों, प्रवृत्तियों के विकास, प्रवाह तथा निरंतरता की जानकारी प्राप्त होती है। अब हिस्ट्री का डेफिनेशन यहाँ पे है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए है। अभी तक हम लोग याद करने के पर्पज़ से कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ समझने के पर्पज़ से पढ़े अभी तक। तो ये हिस्ट्री का आपका डेफिनेशन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति हो या समाज हो अथवा देश से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटना तो बहुत सारा होती है, लेकिन उन सब का एक कालक्रमिक विवरण होना चाहिए, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे कि ये टेबल में देखिए, प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में 3 खंड हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में भी बहुत सारा काल है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में केवल सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, क्योंकि यही एक सभ्यता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सारा चीज़ें। तो देखिए, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। तो प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए
कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तथा जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि इसमें दो बात लिखी गई है मेन। पहला कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और दूसरा मानव का जो जीवन है वो सभ्य नहीं है। सभ्य नहीं है इन द सेंस कि अभी जिस तरह से हम लोग सभ्य जीवन जीते हैं, उस समय मानव कैसा जीवन जीता था? बड़े बड़े हथियार रहता था, उससे शिकार किया करता था, अपना पेट भरता था, बस। इसीलिए उन्हें सभ्य नहीं कहा गया है। तो उस कालक्रम यानी कि उस काल को यानी कि उस टाइम का बात कर रहे हैं। तो वैसा टाइम को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, वैसा टाइम को। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या बात किया गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ये मेन बात है। यानी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल को कांस्य युग भी कहते हैं। अब कांस्य युग क्यों कहते हैं, ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। फिर आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ लेखन कला उपलब्ध थी तथा इसे पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा ईसा पूर्व और ईसा में क्या अंतर है, यानी कि एडी और बीसी ये क्या है। तो इसको एक मैथ्स की तरह समझिए। मैथ्स में जिस तरह से नंबर लाइन होता है उसी तरह सबसे पहले 0, ईसा मसीह के जन्म के दिन को 0 माना गया है, और इसके बाद के काल को हम लोग एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। और इसके पहले के काल को हम लोग बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे 600 एडी का बात कर रहा है, 600 बीसी का बात कर रहा है, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म की पहले कितना साल, 600 साल पूर्व, 600 बीसी ये बात कर रहा है। यही अगर 600 ईस्वी रहता तो यानी कि एडी, तो ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद का बात करता। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझें, कुछ पढ़े नहीं, कुछ याद रखने के पर्पज़ से नहीं पढ़े, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की अवस्था पाषाण काल के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे विशिष्टतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक यही है, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग बेसिकली पाषाण काल को ही बोलते हैं। पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय मनुष्य केवल खाने पीने के लिए ही निर्भर था, कैसे भी करके खाना मिले, यानी कि अपना पेट भरने के लिए जीवन जीते थे। और उस समय मनुष्य का जो खाना होता था वो जानवरों का मांस होता था, यानी कि आखिर तक जीवन जीता था, यानी कि शिकार करता था, सिर्फ शिकार किया, खाया, बस यही। यानी कि मानव उस समय सभ्य नहीं था। जिस तरीके से एक जानवर यानी कि एनिमल अपना जीवन गुजारते हैं, उसी तरीके से इंसान उस समय जीवन व्यतीत करता था। अब इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पाषाण काल इसलिए बोला गया है क्योंकि उस समय मनुष्य शिकार करने के लिए पत्थरों का यूज़ करता था।
जो हथियार बनता था वो सब पत्थर का बनता था, इसीलिए पाषाण काल। यानी कि पत्थरों से ही सारा काम किया करता था, शिकार करना और भी बहुत कुछ जो भी है पत्थर का है। तो पाषाण काल। तो मानव सभ्यता के आदि काल को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। ये हो गया। अब कुछ याद करने की बारी। तो सबसे पहला फैक्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट होगा कि मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन रहेगा 4, उनमें से आपको नर्मदा घाटी टिक करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो मानव है, मानव, तो मानव ना दे के ये भी दे सकता है मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो। तो मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी। ईस्वी यानी कि एडी का बात कर रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1863 साल बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आउट होगा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखिए, पाषाण काल है, पाषाण काल, तो पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर कितना बड़ा था उस समय, तो याद रख लीजिए शॉर्ट में 20 फुट था, 20 फुट। तो 20 फुट यहाँ पे है ब्रूसफुट, याद रह जाएगा। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये, इनके बारे में हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ एक लाइन में याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुआ था, पूरा का पूरा सभ्यता का, तो उस सभ्यता के जो खोज करने का जो वास्तविक श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही दिया जाता है। क्लियर? इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सॉरी, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता में एक स्थल है हड़प्पा, उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा जो जगह था, वो जगह यानी कि इस स्थल को खोज करने का जो सबसे पहला श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही दिया जाता है। और सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था, फिर धीरे धीरे औरों शहर का खोज होते गया, इसीलिए उसका एक सभ्यता का पता चला था वहाँ पे, इसीलिए नाम पड़ गया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर। उसके बाद है भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये भी आपको याद रखना है सीधा सीधी। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ से याद करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या देखें कि मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला। पाषाणकालीन सभ्यता का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। याद रखने के लिए ट्रिक बताएं, 20 फुट। देखिए, अगर आप वीडियो अच्छा से देखेंगे तो मैं खुद चीज़ों को काफ़ी बार रिपीट कर दूंगा, जिससे आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी ट्रिक मैंने बताया 20 फुट, सॉरी 20 फुट। तो 20 फुट से आप ब्रूसफुट याद रख सकते हैं। फिर है भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे। और पुरातात्विक संग्रहालय जो था वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय, और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, और ये जो 3 भाग है ये
धीरे धीरे मानव का यानी कि जो उस समय इंसान था उसका इवोल्यूशन को दिखा रहा है। सबसे पहला है पुरापाषाण काल, फिर है मध्यपाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, इसमें क्या हुआ था? तो पुरापाषाण काल मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्रहक युग था। यानी कि आखेटक यानी कि शिकार, उस समय शिकार करो, और फिर खाद्य संग्रहक यानी कि खाओ। बस यही दो फैक्ट आप याद रखिए कि पुरापाषाण काल मुख्य रूप से क्या था? तो आखेटक था और खाद्य संग्रहक था, यानी कि शिकार करना था और खाना था। शिकार करने के लिए वो लोग पत्थर का यूज़ करता था, यानी कि उस समय का इंसान पत्थरों का यूज़ करता था, इसीलिए तो पाषाण काल बोला गया। और उस समय पत्थर का जो हथियार होता था वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, इसीलिए पूरा पाषाण काल बोला गया। और जब इन लोग का जो हथियार था, उस समय इंसानों का हथियार था, वो छोटा होते गया धीरे धीरे। तो जब छोटा हो गया तो उसको मध्यपाषाण काल, मतलब जब हथियार छोटा हो गया तो उसको मध्यपाषाण काल में रखा गया, उस कालक्रम को। तो लिखा है कि यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव पत्थरों से निर्मित छोटे हथियार का प्रयोग करता था। यानी कि जब हथियार छोटा हो गया तो उसे माइक्रोलिथ कहा गया और उसको रखा गया मध्यपाषाण काल में। और इसी तरीके से मानव धीरे धीरे सभ्य होते गया। तो देखिए पूरा पाषाण काल, यहाँ पे इंसानों का जो हथियार था शिकार करने के लिए वो काफ़ी बड़ा होता था। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग शिकार हेतु क्या करते थे, तथा इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है, आग की खोज। आग का जो खोज हुआ है वो हुआ है पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का जो प्रयोग हुआ है, मनुष्य जब आग का जो प्रयोग करना सीखा तो वो सीखा था नवपाषाण काल में। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आपको याद रखना है। आग का यूज़ मतलब जैसे कि आग से खाना बनता है और भी जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये जो प्रयोग है ये प्रयोग इन्होंने नवपाषाण काल में सीखा। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? तो मध्यपाषाण काल में कुछ खास नहीं हुआ। इसमें जो हथियार सब था जो मनुष्य यूज़ किया करता था अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वो धीरे धीरे छोटा होते चला गया। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी हम लोग कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं। और इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, तो इसको आपको याद रखने हैं। उसके बाद है मध्यपाषाण काल, मुख्यतः आखेटक और पशुपालन से संबंधित काल था, क्योंकि उत्खनन प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का साक्ष्य मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा, देखिए पशुपालन का अगर हम लोग बात करें, तो पशुपालन ये तो हालांकि मानव नवपाषाण काल, अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल, वहाँ पे सीखा नवपाषाण काल में। यानी कि पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो नवपाषाण काल में होती है। लेकिन कुछ प्रमाण मिले हैं खुदाई करने के बाद जिससे ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य पशुपालन मध्यपाषाण काल से ही स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि उत्खननित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मध्यपाषाण काल आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है, तो आंसर नवपाषाण काल ही होगा। अब है नवपाषाण काल। ये क्या है? तो नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया था। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हमको याद रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नवपाषाण काल। नव यानी कि नया, नव यानी कि नया। तो नया नया कोई भी चीज़ लुभा देता है, तो उस लुभा देता है से आप एक लुबाक टू याद रख सकते हैं कनेक्शन के ज़रिए। क्लियर? उसके बाद है
इस काल के प्रमुख केंद्र है बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, रेनीकुंडा जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम जो झारखंड में है। और ये आपको याद नहीं रखना है। फिर नवपाषाण कालीन सभ्यता, बुर्जहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से गर्तावास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सब सारा साक्ष्य का बात हो रहा है कि क्या क्या साक्ष्य मिला है उस समय खुदाई करने के बाद। फिर चिरांद जो कि बिहार में है, वहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। फिर मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से प्राचीनतम यानी कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। यहाँ पे एक एक लाइन आपका इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन। सबसे पहला फैक्ट्स, ये तो सर जॉन लुबाक तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो मैंने कनेक्शन करवा दिया, नया नया चीज़ लुभा देता है। उसके बाद ये फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मेहरगढ़ वाला। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से कृषि के सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है और मानव जो सबसे पहला जो अनाज युक्त प्रयोग किया था वो जौ था, जौ। ये भी आपको याद रखना है। अभी हम लोग याद करेंगे कनेक्शन के ज़रिए नीचे टेबल में, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद है कोल्डेवा, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो था मेहरगढ़ से वो कृषि के सबसे पहला साक्ष्य मिला था और इस सबसे पहला जो अनाज था वो जौ था। लेकिन चावल का सबसे पहला साक्ष्य अगर बात करें तो प्रयागराज जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से कोल्डिवा में प्राप्त हुआ था। उस समय कोल्डिवा जो कि अभी प्रयागराज है, प्रयागराज में है, वहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसके बाद है नवपाषाण कालीन संस्कृति अपनी पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था बल्कि उत्पादक भी था। यानी कि देखिए कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले पाषाण काल हम लोग पढ़े, पाषाण में भी पूरा पाषाण काल, इसमें इंसान केवल जानवरों की भांति अपना जीवन जी रहा था। फिर मध्य पाषाण काल, इसमें मनुष्य का जो हथियार सब था वो धीरे धीरे छोटा होते चला गया। फिर आया नवपाषाण काल, उसमें धीरे धीरे इंसान कृषि को सीखा, यानी कि एग्रीकल्चर सीखा। फिर खेती के साथ और भी आगे सब भी होते चला गया इंसान, यानी कि धीरे धीरे इंसान का इवोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे मनुष्य उपभोक्ता भी था और उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसूली, छीनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। ये सब एक भी आपको याद नहीं रखना है, ये वाला याद रखना है। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने जितना सारा फैक्ट्स पढ़ा तो उसको एक टेबल में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। इसको हम लोग याद करते हैं सारी चीज़ों को कुछ कनेक्शन के ज़रिए। फिर एक बार समाप्त करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, देखिए मेहरगढ़, यहाँ पे बीच में है हर, हर से थोड़ा सा आप याद रख लीजिए हरा, हरा। अब हरा यानी कि ग्रीन, हरा क्या रहता है, मतलब हरियाली कब आता है, जब खेती होता है। तो खेती में गेहूँ आप याद रख सकते हैं। तो गेहूँ के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। मेहरगढ़ यानी कि हर, हर से हरा, हरा भरा कब होगा, जब खेती होगा। और खेती में क्या, तो गेहूँ तो याद रख लीजिए और जौ तो, क्लियर। फिर है बुर्जहोम, ये है कहाँ पे है, कश्मीर में। तो यहाँ पे देखिए बुर्जहोम में होम छिपा हुआ है, होम। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि होम, होम यानी कि घर। तो मालिक है, मालिक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मालिक, मालिक के साथ कुत्ता,
कहाँ रखता है मालिक अपना कुत्ता को, और मालिक कहाँ रहता है, घर में रहता है, तो होम में रहता है। तो इस होम से आप बुर्ज होम याद रख सकते हैं कि मालिक और कुत्ता करके कुछ था, तो अपने आप को याद आ जाएगा कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है गुफक कराल जो कि कश्मीर में है। तो गुफक कराल, देखिए गुफक कराल, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, एक साउंड आ रहा है गुफा जैसा, गुफा। तो ऐसा याद रखिए, गुफा बहुत प्राचीन काल में यूज़ होता था। तो वो उसका कलर कैसा रहेगा, थोड़ा धूसर टाइप का हो सकता है, कोई भी पुराना चीज़ धूसर टाइप का ही हो जाता है ना। तो धूसर से आप इस धूसर को कनेक्ट कर सकते हैं। धूसर मृदभांड का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर एक कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जो कि यूपी में है। तो कोल्डिहवा, यहाँ पे देखिए हवा छुपा हुआ है, हवा, एयर। तो ये जो हवा है, हवा कब, हवा से आप याद रख सकते हैं, एक कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए हवा, यहाँ पे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो धान की खेती आपको लिंक करना है, तो याद रख सकते हैं हवा के साथ पानी ऐड कर दीजिए, हवा पानी, यानी कि धान की खेती ही एकमात्र ऐसा खेती है, धान की खेती जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। क्लियर, धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सबसे अधिक। तो इस पानी से आप थोड़ा सा अपने से याद रख लीजिए, हवा। आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, हवा पानी, हवा पानी, हवा और पानी। सबसे ज़्यादा किस में हवा पानी चाहिए, धान में चाहिए। तो धान की खेती आप याद रख सकते हैं यहाँ से। तो क्लियर हो गया, कोल्डी हवा, हवा से हवा और पानी, सबसे अधिक हवा पानी कहाँ पे ज़रूरत है, तो धान की खेत में। उसके बाद है सघन कल्लू, कल्लू। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है कल्लू, कल्लू यानी कि काला। काला कब होगा इंसान, जब राख हो जाएगा जल के। तो राख से याद रख सकते हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। बेल्लारी यानी कि कहाँ पे, बेल्लारी कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटक। फिर है चिरांद, चिरांद बिहार में है। तो चिरांद, तो चिरांद से एक वर्ड छुपा हुआ है चिर, चिरना। तो अगर किसी को चिर देंगे तो उसका हड्डी बाहर आ जाएगा। तो उस हड्डी से याद लिंक कर लीजिए, यहाँ पे हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। फिर है दमदमा, ये उत्तर प्रदेश में है। तो दमदमा, तो दमदमा में ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे वर्ड को पढ़ के जैसे कि पूरा दबा दिया है किसी को। तो ये कब होगा, जब एक ही कब्र में बहुत जन को ठूंस देंगे, तो वही है। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, 3 मानव कंकाल। तो एक ही कब्र में अगर 3 जन को ठूसेंगे तो पूरा दब जाएगा सब। तो उसी से आप दमदमा याद रख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा चीज़ अभी यहीं पे याद हो गया होगा। तो एक बार समअप करते हैं। तो सबसे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़, इस हर से क्या याद किए, हरा। हरा कब होगा, जब खेती होगा। तो गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्में। फिर बुर्ज होम, होम से घर, घर में कौन रहेगा, मालिक रहेगा। और बड़ा बड़ा मालिक सब अपना कुत्ता पालता है, तो कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिल गया। फिर गुफक कराल, गुफा, पुराना ज़माने में गुफा होता था, तो अभी उसका कलर कैसा हो जाएगा, धूसर हो जाएगा। तो धूसर मृदभांड हो गया। फिर कोल्डिवा, यहाँ पे हवा छुपा है। हवा और पानी सबसे अधिक किस में चाहिए, धान में चाहिए। तो धान की खेती का प्रमाण हो गया। सकन कल्लू, कल्लू काला कब होगा, जब राख हो जाएगा। फिर चिरांद, चिरेंगे तो हड्डी दिखने लगेगा, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर दमदमा जो कि यूपी में है। तो कब दबदबा जाएगा इंसान, जब एक ही कब्र में 3 जन को ठूंस देंगे। तो ये टेबल याद हो गया। अब ये वाला भी आपको याद हो गया होगा, सारा वही वन लाइनर के फॉर्म में है। मेहरगढ़ वाला सेम है, कोल्डिवा। उसके बाद है ये आपको याद रखना है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। और ये आपको याद रख लेना अलग से कि सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी था। अब एक लास्ट टॉपिक है, ताम्रपाषाण काल।
समझते हैं इसको भी। तो इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं, यानी कि कैल्कोलिथिक, ये भी याद रख लेना है। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। ये आपको हर हाल में याद रखना है, तांबा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। फिर नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिनकी खोज हंसमुख धीरजलाल संकालिया, यानी कि शॉर्ट में HD संकालिया ने कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है खुद से, कुछ ट्रिक लगा के आप इसको याद रख लीजिएगा, HD संकालिया। तो ये आपका हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर फिनिश होता है। एक बार सम अप करते हैं हम लोग शुरू से क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले इतिहास का डेफिनेशन देखें कि हिस्ट्री में जितना भी इंसिडेंट हुआ है, जितना भी घटनाओं का जो कालक्रमिक विवरण है, वही इतिहास है। इतिहास को 3 खंड में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हम लोगों ने अभी प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना शुरू किया। इसमें भी अलग अलग कालखंड थे। इनमें से सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण से पहले हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स देखे। उनमें से था कि मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला, और पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले 1863 में हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, भूवैज्ञानिक, याद रख लीजिएगा, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक भी थे, याद रख सकते हैं। फिर भारतीय पुरातत्व का जो जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे। ये सब आप खुद से थोड़ा टिक लगा के याद रख लीजिए। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पाषाण काल को 3 खंड में फिर बांटे हम लोग। सबसे पहले पुरापाषाण काल, इसमें मेन है ये आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसका यूज़ करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। फिर है मध्यपाषाण काल, इसमें कुछ नहीं हुआ, बस इस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो अपना औजार वगैरह हथियार वगैरह यूज़ करता था वो धीरे धीरे छोटा होते चला गया, इसीलिए माइक्रोलिथ। और सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पूछे तो पशुपालन का साक्ष्य मध्यपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। फिर नवपाषाण काल, इसके बारे में जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था, नया नया चीज़ लुभा देता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। इसमें आपका जो भी फैक्ट्स था सब नीचे टेबल में मैंने आपको याद करवा दिया। फिर ताम्रपाषाण काल, इसको कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, कैल्कोलिथिक, और मानव के द्वारा सबसे पहला यूज़ किया गया जो मेटल था, धातु, वो तांबा था। बस यही है। तो ये आपका आज हिस्ट्री का सबसे पहला क्लास था, जो कि यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।